म्यूट कर देता हूं सबको। चलो, अब हमने देखा कि लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस होता है। लाइन स्पेक्ट्रम ही वो चीज है जिसको प्रूव कर दिया बोर ने। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बोर ने प्रूव कर दिया अपने मॉडल से। बोर ने मॉडल को रुदरफोर्ड से बहुत अलग नहीं बनाया, बस रुदरफोर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मतलब अच्छा बनाया। तो सिंपल सी बात है, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है हमको। लाइन स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइंस है वो एक खास फॉर्मूला ओबे करती है। वो फॉर्मूला वो फॉर्मूला बोर ने कैसे प्रूव किया ये देखना है। तो बोर के मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या है, वो क्या कहते हैं एटम के बारे में, ये देखेंगे। उनका कहना है ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बस रुदरफोर्ड का कहना था कि वो कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर ने बस एक ही चीज उसमें डाल दी, कुछ खास जगहों पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, खास अंतर पर। मतलब ये एक अंतर है, ये दूसरा डिस्टेंस है, ये तीसरा है, इसके बीच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर इन दो डिस्टेंसेस के बीच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी इमिट करेगा और न्यूक्लियस पर जाके गिर जाएगा। लेकिन जब वो इस खास डिस्टेंसेस पर रिवॉल्व करता है तब वो एनर्जी एमिट नहीं करता। और उसका प्रूफ भी उन्होंने दिया है, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा लेकिन ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। बस बोर का यही कहना है कि न्यूक्लियस के बाजू में कुछ ऐसे डिस्टेंसेस है कि जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वहां से वो एनर्जी एमिट नहीं करता। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और वेव मतलब पार्टिकल। देखिए बेसिकली क्या है कि जैसे वेव में पार्टिकल नेचर है वैसे पार्टिकल में भी वेव नेचर है। ये आपको आगे चल के है, सिंपल सी बात है। जैसे लाइट वेव है तो पार्टिकल नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसमें भी वेव नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, और बिहेव करते वक्त वो वेव को, देखिए वेव कुछ इस तरीके से घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा इलेक्ट्रॉन। तो जरा ठीक से देखना, मतलब बोहर का कहने का एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। ये न्यूक्लियस है, ये वेव जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन इस वेव की तरह घूमेगा, ठीक है। अब अगर ये जो वेवलेंथ होती है ना, देखिए जरा ठीक से, इलेक्ट्रॉन घूम के अगर ऐसे आता है, मान लीजिए एक वेव ऐसा है और उसको इस वेव के साथ कंबाइन कर दिया, तो ये क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ जब कंबाइन होता है ना तो बड़ा वेव फॉर्म होता है। बड़ा वेव एनर्जी का मैग्निफिकेशन होता है। लेकिन लेकिन अगर हम दो ऐसे वेव लेते हैं, क्रेस्ट को ट्रफ के साथ कंबाइन करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हुए एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, और वेव कुछ रिजल्टेंट वेव आपका ऐसा बन जाता है। तो आपको यह समझ में आया होगा, वेव एक दूसरे के साथ कंबाइन जब होते हैं तो उनको एक खास तरीके से कंबाइन होना होता है जिनसे उनकी एनर्जी बनी रहे। अगर वो एक दूसरे को अपोज करने लगे तो वो एनर्जी लॉस कर देते हैं। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक से देखो जरा, इस ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट। ये है ऑर्बिट आपका। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा, कुछ ऐसे, मतलब
ये मीन पोजीशन है इस वेव की तरह। और एग्जैक्टली इसकी मीन पोजीशन इसके साथ अगर मैच हो गई तो ये जो वेव है एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन अगर कभी कभार मतलब दूसरे डिस्टेंस, मतलब इसी को क्या करते हैं थोड़ा सा अलग डिस्टेंस पर लेते हैं। अब मतलब एग्जैक्ट वेव के कुछ, एक मिनट, इंटेजर नंबर ऑफ वेव्स इस सर्कल पर बैठ रहे हैं। इंटेजर नंबर ऑफ वेव्स मतलब कितने वेव्स बैठ रहे हैं, देखिए यहां से यहां तक एक वेव, फिर ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, यहां से यहां तक ये चौथा वेव और ये पांचवा वेव। तो इस सरकमफरेंस पर टोटली 5 वेव्स एग्जैक्टली बैठ गए, एग्जैक्टली बैठ गए। इसका मतलब है ये सरकमफरेंस कितनी होनी चाहिए, दिस सरकमफरेंस शुड बी इक्वल टू 5 इनटू वेवलेंथ, है ना। इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए ना इस सरकमफरेंस का। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा कर्व्ड है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड बना दिया है, ये इतना कर्व्ड नहीं होता एक्चुअली, ये बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा होता है वेव, लेकिन मैंने बहुत बड़ा बना दिया। एक्चुअली ये बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल सर्कल में ही आता है। तो ये मत बोलना कि ये तो मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस है, नहीं। यहां से यहां का डिस्टेंस, इसको हम एक वेवलेंथ बोलते हैं, ये तो पता है। यस और नो बोलो जरा, बोलते रहो बेटा। यस, ठीक है, उसको एक वेवलेंथ कहते हैं। तो ऐसी 5 वेवलेंथ बैठी है। अगर सरकमफरेंस 6 वेवलेंथ की तरह है तो 6 वेव्स एग्जैक्टली बैठ जाएंगे। अगर सरकमफरेंस 8 वेवलेंथ के इक्विवेलेंट है तो भी 8 वेव्स एग्जैक्टली बैठ जाएंगे। सो उस केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेव की एनर्जी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो, ठीक से देखो जरा, अब देखो दूसरा एक यहां पे है डिस्टेंस, ठीक है, इस न्यूक्लियस के बाजू में ऐसा डिस्टेंस है, वहां पे कुछ एग्जैक्टली सम नंबर ऑफ वेव्स बैठ रहे हैं। अगर हम निकालेंगे, वेव अगर यहां से शुरू होता है, 1 2 वेव्स, 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 वेव्स एग्जैक्टली बैठ रहे, तो यहां भी वेव की एनर्जी गायब नहीं होगी, बनी रहेगी। लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन इन दो डिस्टेंसेस के बीच यहां घूमना चाहता है, यहां अगर घूमना चाहता है तो यहां पे देखेंगे क्या हो सकता है, मतलब क्यों नहीं घूम सकता। तो कुछ ऐसे डिस्टेंसेस भी है जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन घूमना चाहेगा तो क्या हो रहा है, मतलब इसको मैं थोड़ा अलग कलर देता हूं, ऐसे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे घूमना चाहेगा तो कुछ ऐसा हो रहा था उसके साथ, एक वेव बैठ रहा है, 2 वेव बैठ रहे, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, ये 6th वाला वेव, ये 7th वाला वेव। लेकिन 8th वाला वेव के बारे में कुछ ऐसे हो रहा था, ये देखिए, मतलब क्या हो रहा है पता चला, क्या हो रहा है प्रॉब्लम। ये जो यहां से निकला हुआ वेव है, ये एक्चुअली वेव कंटिन्यूस रहता है यहाँ पे, ये पहला वाला वेव और ये जो घूम के आया है वेव, इनमें कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब ये पहला वाला वेव ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ये जो घूम के आया है वो नीचे जाना चाहता है, समझ में आया, मतलब एक दूसरे के आउट ऑफ फेज है वो। तो ऐसे जब सिचुएशन आती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होती है, डिसिपेट होने लगती है, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जाके घूमता है, कोलाइड होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस डिस्टेंस पर घूमता है, इस सर्कल पर घूमना चाहता है तो नो प्रॉब्लम, इस सर्कल पर भी घूमना चाहता है तो नो प्रॉब्लम,
लेकिन इस वाले सर्कल पर घूमना चाहता है तो उसको प्रॉब्लम है, और तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा और तब वो न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा. So electron can revolve around the nucleus at certain distances. When it is revolving at that certain distance, then it does not emit energy. तो रुदरफोर्ड का जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया. यस और नो बोलो. राइट लेकिन इसको इतने डिटेल में आपको समझेगा भी नहीं, बस मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली क्या चीज हो रही थी, मतलब क्या बोर ने क्या दिमाग लगाया, बस इतना. इसका एक बैकग्राउंड दिया मैंने, पूरा मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया है मैंने, पूरा मैथमेटिकल प्रूफ दिया ही नहीं है मैंने. ठीक है, बस एक बात बता रहा हूं कि कहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है और कहां पे वो एनर्जी एमिट नहीं करता. और हमारा प्रॉब्लम क्या था रुदरफोर्ड के साथ, कि एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो तो न्यूक्लियस पे जाके गिरेगा. बस बोर ने कहा रुदरफोर्ड उतने गलत नहीं थे. बस एक बात याद रखनी है, एक ही बात याद रखनी है. उनका पहला पोस्टुलेट है, when electron revolves in orbit, orbit means certain distance, it does not emit energy. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रुदरफोर्ड नहीं बता पाए थे. Orbits are also called stationary energy levels और shells. ऑर्बिट के अलग अलग नाम है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स और शेल्स. यही सबसे इंपॉर्टेंट बोर का पोस्टुलेट है, जिसकी वजह से रुदरफोर्ड के मॉडल में जो खराबी थी वो निकल गई. बस काम खत्म. सीरियल नंबर ऑफ ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी n इज इक्वल टू 4 मींस फोर्थ ऑर्बिट. बस कुछ नहीं है. ये ऑर्बिट पहला है, ये है दूसरा, इसको बोलेंगे तीसरा. ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर क्या है आगे चल के समझेगा. बस ऑर्बिट के सीरियल नंबर हम न्यूक्लियस के पास से दूर जाते वक्त गिनते रहते हैं, 1 2 3 4. ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे. समझ में आया. ऑर्बिट को स्टेशनरी लेवल कहते हैं. ऑर्बिट के नंबर्स न्यूक्लियस के पास से दूर 1 2 3 4 ऐसे गिने जाते हैं. When electron revolves in orbit, it does not emit energy. This is the most important postulate. चलिए, समझ में आया. यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो. उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट. इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहिए था इस बच्चे ने. nth ऑर्बिट मतलब पहला ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 1, दूसरा ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 2, तीसरा ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 3. ऐसा nth ऑर्बिट. इसको जरा हम लिखेंगे थोड़ा सा अलग, मतलब समझने के लिए हमको. देखिए कुछ ऐसे, n h, ये h है ऑफकोर्स, अपॉन 2 पाई. एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम नहीं मोमेंटम है बेटा, ये मोमेंटम. दिस इज मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम बोल के एक चीज होती है, जैसे आपका मोमेंटम होता है ना मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसके बारे में फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में होगा आपको. यहां पर मैं थोड़ा सा बताता हूं. अगर कोई पार्टिकल सर्कल में ऐसे घूम रहा है और इस सर्कल की रेडियस r है, इस पार्टिकल का मास m है, और अगर वो v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, जो कि अब तक आपने पढ़ा है मोमेंटम सिर्फ बोलते हैं उसको आप, m इंटू v होता है. और जब हम इस m इंटू v को रेडियस ऑफ सर्कल, मान लो कैपिटल R है, रेडियस ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसे एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है. एंगुलर और लीनियर, इसके बारे में फिजिक्स में काफी डिटेल में आपको आगे चल के है, अभी टेंशन मत लेना. सो एंगुलर मोमेंटम एक चीज होती है फिजिक्स में जिसे कहते हैं ये मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर. तो बोर ने पाया कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला n मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 2 पाई.
इतना आ रहा है, और यह चीज द प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो हमने देखा था प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये देखिए इसने फिर से स्मॉल एल लिख दिया, मतलब ऐसी गलतियां करते रहते हो आप लोग, ठीक है। कैपिटल एल लिखना चाहिए इसको ना, स्मॉल एल लग देते। तो कैपिटल एल का एक मेन फॉर्मूला है mvr, लेकिन बोर ने पाया कि एटम के बारे में nth ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना है, h अपॉन 2 को बस n से मल्टीप्लाई करो, यानी पहले ऑर्बिट में कितना होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2, दूसरे ऑर्बिट में कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2, तीसरे ऑर्बिट में कितना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है, तीसरा पोस्टुलेट बोर का। उन्होंने ये भी देखा कि nth ऑर्बिट की रेडियस, ये सभी ना इसके डेरिवेशंस आपको फिजिक्स में है, ये सबके डेरिवेशंस है और आसानी से निकाले जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं अभी उतना दिमाग यहाँ पे आपका खर्च नहीं करना चाहता, और उतना लॉजिकल मैथमेटिकल दिमाग अभी आपका होता भी नहीं है, इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहता। लेकिन ये सभी डेरिवेशंस है किसमें, फिजिक्स में, क्योंकि तब आपको सर्कुलर मोशन हुई है, और सर्कुलर मोशन होने के बाद ये आसानी से डेरिवेशन आते भी है आपको। एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है तो मैं ले भी नहीं रहा, बोर्ड के बुक में दिया है केमिस्ट्री के 11th के, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, अभी अभी 11th क्लास में अभी अभी आए हो आप, तो इतने हेवी डेरिवेशंस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में ये सब हो जाएगा, तो इजीली प्रूव किया जा सकता है। अगर ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी है, चौथी है, तो nth ऑर्बिट अगर है, कोई ऑर्बिट अगर nth ऑर्बिट है, तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज 52.9, ये देखिए ये कैसे लिखा है आर एन, ये आर एन है, हाँ ठीक है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 52.9 n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर, इतनी होती है, पिकोमीटर यानी 10⁻⁻12 मीटर, वेयर n इज ऑर्बिट नंबर, पहला है तो 1 आएगा, दूसरा है तो 2 आएगा। z इज एटॉमिक नंबर, z इज एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन है तो 1 डालो, हेलियम के लिए 2 डालो। उसके बाद तीसरा चौथा डेरिवेशन बोर ने किया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये भी डिराइव हम कर सकते हैं, मैं लेकिन बोल रहा हूं कि इसकी अभी जरूरत नहीं है, सभी डेरिवेशन आपको फिजिक्स में है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज -2.18 into 10⁻⁻18 z square upon n square, where z is atomic number and n is orbit number। माइनस क्यों है, जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन है, और जब अट्रैक्शन होता है तो टोटल एनर्जी माइनस होती है। क्यों होती है, वो जब तक फिजिक्स का वर्क, एनर्जी, पावर, ये चैप्टर आपको नहीं समझेगा तब तक ये नहीं समझ पाओगे। बस इतना याद रखो कि एनर्जी निगेटिव होती है। आपको ग्रेविटेशन में 10th में शायद हुआ होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इन द अर्थ फील्ड इज निगेटिव, लेकिन टेंशन मत लो, एनर्जी निगेटिव होती है, बस इतना याद रखो। और कैसे होती है वो निगेटिव, देखो यार सिंपल सी बात है, एनर्जी क्यों निगेटिव होती है उसका एक थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं मैं, थोड़ा सा अंदाजा मैं बोल रहा हूं, उतना तो नहीं। मान लीजिए ये प्रोटॉन है, कभी भी इंफिनिटी पर एनर्जी को 0 समझा जाता है, इनफाइनाइट अंतर पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी 0 है। अब मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन फाइनली इस न्यूक्लियस के पास आकर यहाँ पे घूम रहा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा, इस बी पॉइंट तक, शुरू हुआ है वो आई पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से, तो इनफाइनाइट आई पॉइंट से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आएगा या फोर्सफुली आएगा, बोलो जरा।
ऑटोमेटिकली आएगा या फोर्सफुली आएगा? बोलो फटाफट। यहां पर प्रोटॉन है प्लस वाला और यहां पर इलेक्ट्रॉन है निगेटिव वाला, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा या फोर्सफुली जाएगा? बोलो। यस, ऑटोमेटिकली। जब कोई चीज ऑटोमेटिकली होती है तो उसमें एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? यस, डिक्रीज होती है। तो यहां पे तो जीरो है, तो उससे भी अगर इधर आ रहा है तो डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? जीरो से भी कम होना मतलब निगेटिव, राइट? इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस जहां पर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की सिस्टम हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, चाहे वो अर्थ की सिस्टम हो, वहां पे एनर्जी निगेटिव होती है। लेकिन अगर मान लो यहां पे प्रोटॉन है और यहां पे इंफिनिटी पर भी एक प्रोटॉन अगर होता, और इंफिनिटी पर इसकी एनर्जी जीरो कंसिडर की जाती है, और प्रोटॉन इधर आता, तो वो तो फोर्सफुली आता, तो इसकी एनर्जी बढ़ती, बढ़ती मतलब पॉजिटिव हो जाती, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज के पास जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, लेकिन जब पॉजिटिव के बाजू में निगेटिव चार्ज होता है तो उसकी एनर्जी निगेटिव होती है। इसलिए प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव है, इसलिए यहां पे माइनस आया। तो आपने देखा, बोहर के पोस्टुलेट्स देखे आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर ने क्या क्या कहा देखिए। नंबर 1, जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट एक खास जगह है, हर जगह पर ऑर्बिट नहीं होता, खास डिस्टेंस है, ऑर्बिट इज स्पेशल डिस्टेंस, जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो नो एनर्जी रेडिएट करेगा, बिल्कुल एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वहां पर घूम सकता है, नो प्रॉब्लम। और इसी पोस्टुलेट से बोहर के मॉडल को रुदरफोर्ड के मॉडल से अच्छा समझा जाता है। दूसरा हमने देखा, एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट इज nh/2π, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट। उसके बाद तीसरा हमने देखा, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज 52.9 n² z पिकोमीटर। चौथा हमने देखा, एनर्जी, टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज सम कांस्टेंट, ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट है, 2.19 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय z² n²। इस तरीके से हमने ये सभी पोस्टुलेट्स देखे हैं, राइट? यही 4 फॉर्मूले जो दिए हैं बोर ने, उनको ही याद रखना है हमको, और उससे ही हमको आगे वाला डेरिवेशन करना है। कौन से ये 4 फॉर्मूले, जरा आपको मैं राउंड करके दिखा दूं यहां पर। अरे तो बहुत, देखिए आपके पास पहला फॉर्मूला आता है ये, आपके पास दूसरा फॉर्मूला आता है ये रेडियस का, आपके पास तीसरा फॉर्मूला आता है एनर्जी का, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा जूम करें, ये देखिए एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा आपका एनर्जी का फॉर्मूला, इसको भी मैं बॉक्स कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये, इसी के आधार पर हम आगे आगे चलने वाले हैं, ठीक है? चलिए अब ये काम हो गया। उसके बाद और एक है फॉर्मूला, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। ये सभी के डेरिवेशन आपको फिजिक्स में है, मुझे बार बार बताना पड़ रहा है, क्योंकि यार आप लोग ना पता नहीं क्या सोचते हो, ये कहां से आया वो कहां से आया। दिस इज द वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट।
ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे करना, ये आर एन है, हाँ ये जो है ना, ये रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, और इन फॉर्मूलों का टेंशन मत लो अभी, राइट। तो इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द एंगुलर, ये देखिए मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम होना चाहिए बेटा, क्या बताऊं मैं अभी, एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसा एक सीधा साधा आसान सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो हाइड्रोजन एटम है इसलिए उसका एटॉमिक नंबर है 1, गिवन डेटा है ना, एटॉमिक नंबर इज 1, z इज इक्वल टू 1। थर्ड ऑर्बिट बोला इसलिए n इज इक्वल टू 3। उसके बाद बस दो चीजें, अब एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट, फॉर्मूला क्या है, nh अपॉन 2 पाई, ये नंबर ऑफ, ये ऑर्बिट है तीसरा इसलिए n, h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट, ये वाला हो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 है आपका ये यहाँ पे, और पाई की वैल्यू यहाँ पे। चलिए समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, बोलो जरा। अरे बोलो, प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब इसको बस सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व तो क्या करेंगे, ऐसे चुटकी में कर सकते हो यार, मतलब नीचे देखने की जरूरत नहीं, रफ कैलकुलेशन करने होते हैं। सबसे बढ़िया बात हमारी यही है कि रफ कैलकुलेशन करना। ये देखिए इससे ये 2 गुना है, नियरली 2 टाइम्स है ना, तो इसको काटो, या फिर इसको इससे ही काट दो यार, कुछ नहीं है, ये नियरली सेम है, ये दोनों नियरली सेम है, बस ये थोड़ा छोटा है तो इसको 0.9 कर दो, और क्या, 2 से इसको काटो तो 3.3 बन जाएगा, और ये 3.3 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 3.2 बन जाएगा, और क्या, नियरली आपका 3.2 इंटू 10⁻34 आंसर आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम उसका यूनिट क्या होगा भाई, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, तो मास के लिए केजी मीटर पर सेकंड, और रेडियस के लिए मीटर यानी मीटर स्क्वायर होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो देखते हैं क्या आंसर आया, देखिए हमारा भी 3.2 आया है, यहाँ पे भी नियरली 3.2 इंटू 10⁻34 है, ठीक है। यूनिट, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नहीं लिखा मतलब बहुत बड़ी गलती होती है, राइट। तो यूनिट लिख देते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट मैंने बताया आपको, क्या है यूनिट, मास किलोग्राम इंटू वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकंड, और मल्टीप्लाइड बाय रेडियस यानी मीटर, तो मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद है अब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इसमें भी कुछ भी नहीं है, उसका तो फॉर्मूला है 52.9 n स्क्वायर अपॉन z, पिकोमीटर लेके ना, पिकोमीटर, तो 52.9, n है आपका 3, तो n स्क्वायर इज 9, z इज 1, कर दो गुणाकार यार, क्या है, बस आगे पिकोमीटर लगाना भूलना नहीं, पिकोमीटर में आएगा। अगर मीटर में करना है तो कन्वर्ट कर भी सकते हो मीटर में, इसको 10⁻12 लिखो, और क्या है। फिर उसके बाद है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला ये है 2.18 इंटू 10⁻18 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जूल में है ये, लेकिन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2.18 10⁻18, z स्क्वायर यानी हाइड्रोजन का 1 है, तो ये देखिए z स्क्वायर 1 हो गया, n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इससे अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा, 9 2 18, 3 रिमेनिंग, 9 4 36, नियरली 0.24 आएगा, ठीक है, माइनस 0.24 इंटू 10⁻18 जूल। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बोलो एक बार, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर मतलब ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, राइट, ये मतलब ये सिंपल ही है,
वैसे ही वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, ये देखिए जरा ठीक से, उसका फॉर्मूला क्या है। ये स्क्रीन पर ना सिखाने का यही मजा है, जहां पे कुछ मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वहां पे बहुत फास्ट जा सकते हो आप, बहुत ही फास्ट। और जहां पे इमेजिनेशन है उसके लिए तो कैमरा है ही हमारे पास, ठीक है। मतलब ऐसे ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें बस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो क्यों फिर से इसको बोर्ड पे लिखो, टेंशन लो। मतलब मैं तो ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंक करता हूं, ऐसे ही जो बहुत ही डिफिकल्ट है उसके लिए कितना भी टाइम वेस्ट करो, लेकिन जो बस सटर फटर है उसके लिए क्या करना है, कि ये दिखाना है क्या मेरे को आता है, देखो ये सब मैं अपने मन से भी डाल सकता हूँ वैल्यू, मुझे देखने की जरूरत नहीं, ये सब दिखाने की थोड़ी जरूरत है, ऐसे दिखाने की क्या जरूरत है। एक्चुअली मुझे बताना भी पड़ रहा है कि मुझे दिखाना पड़ता है कि मैं भी होशियार हूं, ऐसा नहीं हो कि मैं देख के पढ़ाता हूं। तो ये है आपका यन। लॉजिकल सभी लोग होते ही नहीं है, हर किसी को चाहिए इसको कितना आता है। ये है आपका यच, फिर ये है आपका टू, क्या वैल्यू डाले है यार बस। ये है आपका पाई, ये है आपका मास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये वाला कितना अच्छे से। और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो कि हमने निकाली है, पीछे ही निकाली ना, पिकोमीटर में थी, पिको इतनी आई थी हमारी वैल्यू, लेकिन पिकोमीटर है इसलिए 10⁻12 करना पड़ रहा है, ठीक है। पिकोमीटर था इसलिए देखिए हमारी जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आई थी वो 476 पिकोमीटर आई थी, लेकिन यहाँ पे हमको SI यूनिट में डालना होगा ना बेटा, 476 इंटू 10⁻12 मीटर। बात खत्म। यस यस, तुला प्रॉब्लेम असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये तू सेंड करू शकतेस। यस यू कॅन सेंड इन द चॅट बॉक्स, प्लीज गो अहेड। तो प्रॉब्लम आप चैट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हो, एक्चुअली वहीं पे सेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बस अभी काटा काटी छाटा छाटी करनी है, छाटा छाटी मतलब रफ कैलकुलेशन करना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है। चलो नीचे ना देखते हुए जरा हम करने की कोशिश करते, इसको जरा ऊपर लेके जाते। रफ कैलकुलेशन आपको मैंने काफी पढ़ा दिए है। देखिए कैसे रफ कैलकुलेशन करना होता है, रफ बहुत ही रफ करना है यार, कोई टेंशन ही नहीं है। MCQ का मजा ही ये है। इसको इससे काट दो, पहली बात। तो नियरली 1 है, ये कुछ भी नहीं है। 0.9 क्यों लिखना है, इसको 1 ही लिख दो। क्या है 3.14 और उसमें क्या फर्क ही क्या है। फिर किसको किससे काट सकते हो, सोचो, सिर्फ सोचो। इसको अगर इससे काटोगे तो 3.3 बन जाएगा। और क्या कर सकते हो, इस बंदे को क्या करो आप 4.76 लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻10। अब ये 10⁻10 और 10⁻13 ऊपर आएंगे तो ये +31 और +10 बन जाएंगे। तो 4.76 और ये, इसको देखो जरा ठीक से, इन दोनों को, ये आसपास दिख रहा है मुझे, काफी आसपास है। तो ना अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास और एक टेक्निक है, लेकिन वो आपको समझेगी नहीं अभी, अभी तो नहीं समझेगी, मुश्किल है समझना। हाँ, अभी नियरली अगर सेम होते ना तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर के ये पॉइंट्स उड़ा देता हूँ, क्योंकि 3 और 4 में डिफरेंस उतना नहीं है। तो इसके ऊपर के पॉइंट अगर मैं उड़ा देता हूं तो ये बन जाता है आपका 4। मैंने कितने पॉइंट उड़ा दिए, 0.7। तो इससे भी मैं क्या करता हूं, ऊपर से भी 0.7 उड़ा देता हूं। 3.3 से अगर 0.7 उड़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 2.6 बचेगा, ठीक है ना। ऐसे काम होता है। फिर 4 से इसको काटो, 0.4 6 24, 4 5 काम खत्म। अब क्या बचा, 9.1 और ये 6। हाँ, ये नियरली 9 है यार, छोड़ दो। तो इसको अगर करोगे 0.07 आएगा, 9 7 63। तो आपका 0.07 इंटू
10 कितना आ रहा है, ये -31 मतलब कितना -3 -3 और ये 10 यानी 7 हो गया काम। इस पॉइंट को इधर लेके जाओ तो 7 × 10⁵ आएगा, काम खत्म। तो आंसर इतना आना चाहिए मीटर पर सेकंड, 7 × 10⁵। देखते कितना आया करने के बाद पूरा का पूरा। ये देखिए 7 × 10⁵ आ गया। ठीक है, ये ऐसे होता है रफ कैलकुलेशन। रफ कैलकुलेशन करते चलो करते चलो करते चलो। आपके सामने ही किया मैंने रफ कैलकुलेशन। तन्वी, ये वाला क्वेश्चन आप क्या करो तन्वी, आपको सबसे पहले ना हमारे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के वीडियोस देखने होंगे। उसमें मैंने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाया है। जब तक वो नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी नहीं समझेगा। ये कहां से उठा के प्रॉब्लम लाया, मतलब इसके लिए पीछे आगे कुछ होना चाहिए ना बेटा आपको पढ़ाई। तो आपने वो पढ़ा ही नहीं होगा। आपको सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास देखना होगा। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये वीडियोस मैंने डाले हैं ना, तो अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर देखो, वहां पे मैंने सब कुछ बताया है। ठीक है, एटॉमिक मास वो एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट है, एवरेज एटॉमिक मास। अगर आपको ये पता है तो ही मैं ये आपको बता पाता हूं। ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं है तो मैं यहां पे बताऊंगा। देखो आप करके देखो, आपने जो दिया है ना नियॉन अलग अलग, तो सिंपली क्या करना है, उनके एबंडेंस को उनके मास से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, देखो नियॉन क्या है 20 है, नियॉन 20 जो है उसको आप उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद नियॉन 21 है, उसको उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। और नियॉन 22 है, उसको भी आप उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। हो गया, इसका जो आंसर आएगा ना वही आपका एवरेज एटॉमिक मास है। ये करके देखो। ठीक है, आइडिया आ गया क्या? आइडिया तो आ गया ना। कंसेप्ट पता नहीं होगा, कंसेप्ट के लिए टाइम लगेगा, उसके लिए आपको देखना होगा यूट्यूब पे ऊपर जाकर। तन्वी, क्या करना है समझ में आया? अरे यस और नो बोला करो। जो आपने दिया है ना वो मास को सिर्फ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो सबको। ठीक है, मास को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। चलो अब तक के लिए ठीक है। ये इन सब चीजों को आप लिख लो। ठीक है, कल मिलेंगे हम, वी विल मीट टुमारो। आपको क्या क्या लिखना है देखिए, ये कल लिखा होगा, ये आज लिखना है, और ये वाला भी पेज आज ही लिखना है। उसके बाद ये वाला पेज भी आज ही लिखना है। नीचे के 2-4 लाइंस मैं कल बताऊंगा। कल होगा मजा, आज मजा नहीं है, कल होगा मजा। वो जो मेन फॉर्मूला है ना वो बोर ने कैसे प्रूव किया ये हमको देखना है। ओके, बाय बाय।